हम आज बात करेंगे इंग्लिश लिटरेरी जनरास पे। ये जो है ये इसको हम जनरास कहते हैं और ये एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है किस्म। ओके, आप जब इंग्लिश हम अक्सर आपने सुना होगा लैंग्वेज की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं और ग्रामर की बात करते हैं या लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं आप इंग्लिश में। तो जब आप लिटरेरी का मतलब है लिटरेचर का, ऑफ लिटरेचर, ओके, ऑफ लिटरेचर। लिटरेरी जॉनर्स का मतलब है कि इनको हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आप लोग शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं बचपन से स्कूल में, आप लोग नॉवेल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे या देखे होंगे, आप लोग एप्लीकेशंस लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, जर्नल्स देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, ये जावेद चौधरी का है, ये इसका है, ये इनका है, ये इनका है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को रिटन फॉर्म में मिलती है, इसका मतलब है कि ये क्या है, लिटरेचर है। अब आप लिटरेचर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि हर वो चीज़ जो रिटन फॉर्म में हो और जो कोई मकसद रखता हो, फजूल ना हो, सही है, और जिसमें फीलिंग्स शामिल हो। असल में हम राइटिंग को दो में डिवाइड करते हैं कि आप आर्ट्स लिखते हैं और फिर साइंस लिखते हैं। आर्ट्स में आपकी फीलिंग्स होते हैं और साइंस में जो रीज़न होते हैं आप उस पर बात करते हैं, उसमें आपके फीलिंग्स वगैरह नहीं चलते। इधर अगर मैंने एजुकेशन की बात की या जो भी नॉलेज है उसको आप आर्ट्स और साइंस में डिवाइड करते हैं। क्लियर? ये आपकी रीज़न बेस्ड होती है, लॉजिक है इसमें। ये चीज़ है, ये मुझे दिखाई दी, ये किस चीज़ से बनी है, फैक्ट है इसमें, सही है, सच्चाई और रैशनलिज्म जिसे हम कहते हैं। ये आर्ट्स, इसमें आपके फीलिंग्स हैं। आर्ट को फिर हम लिटरेचर और पेंटिंग में डिवाइड करते हैं। इसका जो ओल्ड फॉर्म है आर्ट्स का वो पेंटिंग है। इससे लोग अपने फीलिंग्स शो करते थे। आपने कोई पेंटिंग बनाई तो लोगों को पता चलता था कि इसके अंदर कोई मैसेज होगा। जब लिखना पढ़ाना ये चीज़ें नहीं थी दुनिया में, जब ये आ गई तो फिर ये आर्ट्स का सेकंड फॉर्म आ गया। आपने गज़ल लिखी, आपने गाना लिखा, आपने ओड लिखी, आपने कोई ड्रामा बनाया लिखा, या आपने कोई नॉवल वगैरह, फिल्म वगैरह की कहानी लिखी। अब लिटरेचर को हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि लिटरेचर तक तो समझ गए ना कि हम आर्ट से और नॉलेज वगैरह से इधर आ जाते हैं। अब इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में स्ट्रक्चर के लिहाज से या फंक्शन के लिहाज से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है वो पोइट्री है, सेकंड हमारे पास ड्रामा है जिसको हम प्ले भी कहते हैं, थर्ड हमारे पास प्रोज है। सही है? अब मत लिखें, अब समझे। सबसे पहला जो टाइप है वो पोइट्री है। अब आप लोग जब भी लिटरेचर को डील करेंगे, वो उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, पश्तो का हो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं इमोशंस की, लिटरेचर की, दूसरी चीज़ों की, फैसल अमीन आप शायरी लिखते हैं। अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर पे बात करें ना, दुनिया के लिटरेचर पे, तो ग्रीक जो थे 2500 BC से ग्रीक लोग पोइट्री कर चुके हैं। BC का मतलब है बिफोर क्रिश्चियन या बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो हाँ, तो 2000 ये है और 2500 वो है। कितने हो गए टोटल? 4500। 4500 ईयर से लोग पोइट्री स्टार्ट कर चुके हैं। इतनी पुरानी चीज़ है ये। तो इसका मतलब है कि पेंटिंग उससे कई ज़्यादा पुरानी है। क्लियर है? तो पोइट्री जो है, मैंने कल इस पे बात की थी कल के लेक्चर में कि जोफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आप लोगों को कहा था इसलिए ही इज़ कॉल्ड द फादर कि ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अगर इंग्लिश पोइट्री या उर्दू पोइट्री या पश्तो पोइट्री या हिंदी पोइट्री का कोई फादर होगा तो वही लिटरेचर का फादर कहलाएगा। क्योंकि हम जब भी अदब शुरू कर लेते हैं, लिखना, पढ़ना, सीखना किसी ज़ुबान में, सबसे पहले उसमें शायरी होगी और शायरी से ही आपकी लैंग्वेज आगे जा सकती है। क्लियर है? सो पोइट्री जो है वो वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत पुरानी है और इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट हुई थी। पोइट्री हम वर्स फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? वर्स, जिसको हम आयत या मिसरा कहते हैं। सही है? इन वर्से से हमारे पास बनते हैं कापलेट्स, शेर जिसे हम कहते हैं, 2 मिसरों का शेर।
फिर ये जब कापलेट्स इकट्ठे होते हैं उससे स्टेंजा बनता है, ग्रुप ऑफ 4, 6, 8, 7, 10, 11 लाइन्स, उसको हम फिर एक स्टेंजा कहते हैं। उर्दू में आई डोंट नो कि उसे क्या कहते हैं। और फिर उन स्टेंजा से पोएम या नज़म या ओड या लिरिक या सॉन्ग वगैरह बनता है। क्लियर है? तो पोइट्री के हमारे पास किस्में है। इसमें आप इमोशन लिखते हैं, इसमें आप अपने फीलिंग्स लिखते हैं। आपने किसी को समझाना है, पोइट्री के शक्ल में आप लिखे। आप कौन साइज लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, छोटी सी शायरी में एक मिसरे में, एक कपलेट में बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज़ होती है। सही है? अब ब्यूटी के बारे में बात करें तो एक शायर जो है वो 2 लाइन्स में उसको डिफ़ाइन करके ख़त्म कर देगा, उसका जो फ़लसफ़ा है। हम कहते हैं ना कि ये सारा इस किताब का निचोड़ है, सारा इस किताब का निचोड़ है, इसकी समरी है। 2 लाइन्स में वो क्लियर कर देगा। उसमें 10, 15, 20 वर्ड्स होंगे वो 2 लाइन्स में, और उसकी सारी की सारी जो समरी है वो निकल आएगी। सो पोइट्री में हम कॉन्साइज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और उसमें लाइन्स होते हैं। और लाइन और सेंटेंस में फ़र्क ये है कि सेंटेंस में आप SVO इंग्लिश के लिहाज से देखते हैं, ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सही है फैसल अमीन? तब होएगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब है कि सेंटेंस में आप ग्रामर को देखते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बीचों बीच आर्टिकल, प्रीपोजिशन या फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये सारे लग जाते हैं। लाइन में आप इधर उधर ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। एडजेक्टिव का अपना एक तरीका है कि आप एडजेक्टिव को कैसे लगाएंगे, पहले कलर को, फिर एज को, फिर हाइट को, फिर क्वालिटी, फिर क्वांटिटी, फिर नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह हम एक तरतीब से लगाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें पोइट्री की लाइंस की, क्योंकि सेंटेंस नहीं है, लाइंस है, तो इसमें आप उलट पुलट लगा सकते हैं। अगर मैं आपको बुलाऊंगा, कॉल मीन्स बुलाऊंगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि ओ बासित। सही है? या मैं आपसे कहूँगा कि ओ हैंडसम बासित। अगर मैं पोइट्री में आपको कॉल करूँगा तो मैं कहूँगा कि ओ बासित हैंडसम। उल्टा है, उसमें आप ग्रामर को नहीं देखते। सो पोइट्री हम कॉन्साइज लैंग्वेज, शॉर्ट वर्ड्स, उसका अपना एक डिक्शन होगा, एक स्टाइल होगा, उसमें ब्लैंक वर्स भी हो सकता है, फ्री वर्स भी हो सकता है, उसको फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ पोइट्री पे बात करेंगे। और उसमें आप राइम्ड वर्स पे भी बात करते हैं। 3 तरह के शायरी होती है, लाइंस और मिसरे होते हैं। एक में आप फ्री है, सही है, आप एक लाइन को बड़ा कर दे, दूसरे को छोटा कर दे, आप नहीं गिनेंगे कि उसमें इतने वर्ड्स है, ऊपर में नीचे में कम क्यों है, उसका राइमिंग स्कीम हो या ना हो। दूसरा है ब्लैंक वर्स, उसमें लाइंस जो है उसका जो लेंथ है वो बराबर होगा, लेकिन उसमें राइमिंग स्कीम हो या ना हो, चलता है। और एक है राइम्ड वर्स, जिसमें आखिरी के जो 2 वर्ड्स है वो एक दूसरे के साथ सेम होंगे, उसको हम काफिया कहते हैं। ओके, इस तरह। सो पोइट्री में हम एपिक पोइम पढ़ते हैं। एपिक पोइम का मतलब है एक लंबा पोइम होगा जिसमें 400, 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा इस तरह के मिसरे होंगे, लाइंस होंगे। हाँ, क्यों नहीं है। हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं जॉन मिल्टन की, उन्होंने 16 बुक्स लिखे हैं एक पोइम्स के, एक पोइम के। एक पैराडाइज लॉस्ट है, उसमें 12 बुक्स है। एक पैराडाइज रीगेन है जिसमें लूसीफर की कहानी है, जन्नत से जहन्नम में फेंकना, खुदा ने जब शैतान को फेंका था। और फिर पैराडाइज रीगेन है, उसमें 4 बुक्स उसके सिर्फ इस कहानी पे वापस जाने में लिखे गए हैं। अब मॉडर्न ज़माने में भी बहुत सारे हैं, शेक्सपियर ने भी लिखे हैं, एस.टी. कॉलेज ने भी लिखे हैं, दुनिया के हैं। ग्रीक में तो ये सारी चीज़ें थी। पहले जब शायरी शुरू हुई थी तो इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कहानी होती थी, इसमें बेसिकली या तो लव स्टोरी होती है और उससे भी ज़्यादा हीरो पंथी पे बेस्ड चीज़ें होती है। कोई हीरो है पठानों का, पंजाबियों का या गुजरातियों का, तो उस पर ये एक लंबा पोइम उसकी कहानी में लिखते हैं, उसके प्रेज़ में लिखते हैं, उसकी तारीफ़ में लिखते हैं। एपिक पोइम है, हम ओड लिखते हैं। ओड एक गाने के शक्ल में लंबा पोइम होता है, लेकिन इनकी तरह ज़्यादा लंबा नहीं होता। हमारे पास लिरिक है जो कि शॉर्ट है, जिससे हम गाने वगैरह बनाते हैं। सॉन्ग हमारे पास है, हमारे पास सोनेट्स है जिसको हम उर्दू में गज़ल कहते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस है गज़ल में और सोनेट में, लेकिन 14 लाइन्स इसमें भी है। इसका भी नाम नहीं होता, गज़ल नंबर 1, 2, 3 इस तरह हम फिर उसको नाम देते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइमरिक है, तो ये पोइट्री के अक़साम है। क्लियर?
दूसरा जो है फिर हमारे पास ड्रामा है या प्ले है, और ये भी ग्रीक से ही आता है हमारे पास, और तकरीबन 500 BC या 800 BC से ये स्टार्ट है, क्योंकि 500 550 BC में 600 BC में भी लोग एस्चेलस वगैरह लिख चुके हैं, सही है। फिर उसके बाद सोफोक्लिस लिख चुका है। तो वो ग्रीक ड्रामाज होते थे, वो स्टेज पे होते थे, वो 24 घंटे में परफॉर्म होते थे स्टेज पे। आजकल तो उसके एक साथ होते हैं ना, किस्त होते हैं, और वो हम फिल्म की तरह बनाते हैं। वो स्टेज पे जिस तरह हम एक खाका वगैरह बनाते थे ना स्कूल में, कॉलेज में, वो परफॉर्म करते थे, तो ये उसकी तरह है। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास टाइप्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रोमांटिक है। रोमांटिक ड्रामे का एक किस्म है जिसमें क्या होगा, रोमांस। आपने रोमियो एंड जूलियट का नाम सुना है? सुना है आपने फैसल? रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर ने लिखी है, तो वो एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, सही है। और बहुत सारे हैं हमारे पास। इसका एक और टाइप है कॉमेडी, जिसे हम कहते हैं। हमारे पास है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में हीरो के साथ कुछ हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने इंडियन मूवीज़ देखी होगी, हीरो की बहन का रेप हो जाता है, या उसको कोई मार देता है, या उसकी पेरेंट्स को कोई मार देता है, या उसको बचपन में कुछ कर लेता है। जिस तरह कोयला मूवी है, कोयला, तो शाहरुख खान को बचपन में वो कोयला देते हैं, वो फिर गूंगा हो जाता है। या सिंदूर शुरी की इस तरह की मूवीज़ होती थी कि उसकी फैमिली को लोग तबाह कर देते, फिर उसको वगैरह वगैरह। सो ट्रेजेडी, इसको फिर हम मिक्सर भी में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेजियो कॉमेडी है, ट्रेजियो कॉमेडी, या रोमांटिक कॉमेडी है, जिस तरह शेक्सपियर की 12th नाइट है, जिसमें रोमांस भी है, आप लोगों ने मूवीज़ देखी है, और कॉमेडी भी हो, सही है। ये हो गए ड्रामा के। अच्छा, अब हम प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में एक होता है फिक्शन, बड़े इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास नॉन फिक्शन, सही। फिक्शन का मतलब है जो चीज़ असल में वाक़े ना हुआ हो, जो एक ख़याली बात हो। क्या चीज़ हो? ख़याली बात हो, और ये हकीकत में होगा, हकीकत पे, हाँ, तसव्वुरी बात हो। मैंने कल भी कहा था, दानियाल से मैंने कहा था कि अगर आप के जहन में कोई कहानी आई या किसी के साथ कुछ हुआ है और आपने उसको तड़का लगाया, आपने उसमें एडिशन की, आपने उसमें और करेक्टर्स बनाए, आपने उस पर कोई फ़िल्म, नावल, ड्रामा लिखा पूरा का पूरा, उसको हम क्या कहेंगे? फिक्शन कहेंगे। आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी है, सही है। थर्स्टी क्रो, तो क्या वो हकीकत है? किसी ने उसके ऊपर कैमरा लगाया था और उसके जहन में कि ये अब ये सोच रहा है कि पानी नहीं है, और फिर वो नीचे जाएगा, और फिर वो उधर उन्होंने एक मटका देखा, उसमें पानी है, और फिर उन्होंने ये सोचा कि ये पानी पीऊँगा कैसे, अगर मैं डुबकी लगाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो पत्थर उठाते हैं, पत्थर कंकरिया उसमें फेंकी, फिर वो पानी ऊपर आ गया, और फिर कव्वे ने पानी पी ली। किसको पता है? किसी ने रिकॉर्ड किया था, तब तो कैमराज भी नहीं थे, बहुत पुरानी कहानी होगी। किसी ने उसके जहन में जाके ये बात समझी थी, उसको हम फिक्शन कहते हैं, सही है। दूसरा हमारे पास नावल है, जिसे हम नावल कहते हैं। नोवेला भी इसका एक टाइप है छोटा सा, नोवेलेट भी इसका एक टाइप है छोटा सा। फेबल, जिसको हम आई गेस पहेली कहते हैं, फेबल उसे कहते हैं। आप लोग कार्टून्स देखते हैं, या आप लोग ऐसे मूवीज़ देखते हैं जिसमें केटल जो है, चैनक, चैनक किसे कहते हैं? चैनक, उर्दू में चिरक नहीं होता? अच्छा, अच्छा जी। या थर्मास वगैरह उसमें बात कर रहा होगा, इंग्लिश मूवीज़ देखे। या उसमें कोई जानवर है वो बात कर रहा है, किसी हीरो का दोस्त है, वोल्फ है, वीनम है, वुल्वरीन, इस तरह के मूवीज़ बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ें, उसको हम कहते हैं पहेलियाँ, जो सच में ना हो, जो हो भी नहीं सकती। आप कहीं जा रहे हैं, पत्थर ने आपसे बात की, या दरख्त ने आपसे कुछ कहा, या दरख्त जानवर बन गए, अजदहा बन गए। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? फिक्शन में पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास नॉन फिक्शन है, जिसमें आप सीरियस हैं। इसमें आप ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। आपने झूठ लिखा, वो आपका अपना मसला है, लेकिन आप ये दावा करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था ज़िंदगी में। आप अपनी आप बीती लिखते हैं। दूसरा हमारे पास है बायोग्राफी। जनाब फैसल या दानियाल या कोई और या कासिम किसी पे
उसकी ज़िंदगी लिख रहा है किसी और की, कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कायद आज़म की बायोग्राफीज़ है, विलियम शेक्सपियर की ये है, बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं जिनको हज़ारों बायोग्राफीज़ आप लोगों को मिलेंगे। तो वो ये दावा तो ज़रूर करेंगे ना कि इधर से मुझे ये रेफरेंस मिला था, इधर से मुझे ये रेफरेंस मिला था, कि ये हुआ था उनके साथ, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितने हिस्ट्री के बुक्स लिखे गए हैं। तो उलमा किराम मुख्तलिफ़ हदीस से उनको हवाले लेके, हवाले बना के फिर उस पर बुक्स लिखते हैं और उसको हम बायोग्राफ़ी कहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी पे मैं कुछ लिखूँगा तो इसका मतलब है कि मैं आपकी क्या लिख रहा हूँ, बायोग्राफ़ी। अगर आप ख़ुद अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं बचपन में ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, मर रहा हूँ, आप आपने अपनी ज़िंदगी लिखी, वो क्या है? तो इंग्लिश में ये भी बहुत सारे हैं और फेमस है, और ये तो हज़ारों है। ओचो जी, हाँ, 2-3 है उसमें, बाबर की है बिल्कुल। अच्छा, हम लिखते हैं जर्नल या आर्टिकल लिखते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं, या असाइनमेंट आप लिखते हैं, तो आप उसमें मजाक करते हैं, आप उसमें ख्याली बातें लिखते हैं, आप उसमें सच्चाई लिखते हैं कि पाकिस्तान में अगर इस तरह के हालात रहे तो लोग भूख से मर जाएंगे, अगर महंगाई और बढ़ी तो लोग ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो लोग ऐसा करेंगे। आर्टिकल जब आप लिखते हैं, जब आप लेटर लिखते हैं, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आप उसमें मजाक लिखते हैं। तो अगर आप किसी से एप्लीकेशन लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ का, फ़ी कंसेशन, हाफ डे लीव वगैरह वगैरह, तो आप उसमें कोई ख़याली बात तो नहीं लिख सकते कि सर मुझे हाफ डे चाहिए और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आई एम फीलिंग वेरी बैड और मैं बीमार होने वाला हूँ और मुझे बहुत सख्त हेडेक होगा, मुझे ये होगा, आई एम फीलिंग दैट। तो क्या वो आपको अलाउ करेगा कि आप जाएं या छुट्टी करें? दिस नॉट लाइक दैट, ओके। सो आप उसमें रियलिटी लिखेंगे। आप न्यूज़पेपर के जो न्यूज़ है उसमें आप कोई हवाई बातें नहीं लिख सकते। न्यूज़ होगा या होगी तो किसी चीज़ पे बेस्ड होगी, किसी चीज़ के बारे में होगी। समझ गए? तो इस पूरे लेक्चर का मतलब ये है कि आप लोग जो भी रिटन फॉर्म में कोई चीज़ आप लोगों को मिलता है, अब मुझे सुने, जो भी रिटन फॉर्म में आप लोगों को कोई चीज़ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? और वो फिर डिवाइड होगा 3 बड़े हिस्सों में, या तो शायरी होगी, या ड्रामा होगा, या क्या होगा? प्रोज़ होगा। पोइट्री में आपको मुख्तलिफ़ टाइप्स मिलेंगे, जिसमें गज़ल है, सोनेट है, ओड है, लिरिक है, सॉन्ग है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। जिस भी किस्म में आपको ये चीज़ मिली वो लिटरेचर है। सही है? दूसरी बात, आपको ड्रामा मिलेगा, और ड्रामा पोइट्री जो है वो लाइंस में है। लाइंस आप समझ गए कि लाइंस और सेंटेंस में क्या फ़र्क है। प्रोज़ हमारे पास किस चीज़ में है? आप एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं? ओ प्रिंसिपल डियर, या ओ माय लवली प्रिंसिपल। आप हवाई या रोमांटिक बातें उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सेंटेंस के लिहाज से लिखेंगे, ऑथेंटिक लिखेंगे, ऑफिशियल चीज़ लिखेंगे। सही है? आप अगर नोवेल लिखते हैं तो उसमें आप ख्याली बातें कर सकते हैं, फिल्म में होता है, ड्रामे में होता है, इधर आप कर सकते हैं बायोग्राफी में। आप उधर मजाक भी करेंगे तो वो रियलिटी वाला मजाक होगा जो हम रियल लाइफ में करते हैं। सही है? इसमें सेंटेंस है। ड्रामा में आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रामा में आप डायलॉग्स जो है वो इसमें लिख सकते हैं, जिसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। ज़ालिम, मैं उस पार से ला दे रहा हूँ वर्स। ड्रामा में हम अगर लाइंस लिखते हैं तो वो ब्लैंक वर्स जिसे हम कहते हैं, जो क्रिस्टोफर मार्लोव ने, शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अच्छा, अगर आप सेंटेंस डिस्क्राइब करेंगे किसी चीज़ को तो आप इसमें भी कर सकते हैं। आप एक पोइट है और आप इसमें भी डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि आप एक अच्छे राइटर हैं। सही है? इसमें हम ऐसे भी लिखते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, जिस आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग देम इन अ शॉर्ट टाइम, कि अगर ये चीज़ें हैं लाइंस और सेंटेंस का मिक्सचर या ड्रामा, उसमें रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजर कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी, तो ये सारा का सारा प्ले है। वो भी अगर आपको मिलेगा तो वो भी क्या होगा? लिटरेचर होगा। अगर आपको प्रोज़ मिलता है, जिसको हम नसर कहते हैं उर्दू में, सही है, तो उसमें आपको फ़िक्शन, नॉन फिक्शन चीज़ें मिलेंगी। और क्योंकि ये दोनों सेंटेंस में होते हैं, दोनों सेंटेंस में आप लोगों को मिलेंगे, सो इट मीन्स के
आप अगर शायरी वगैरह उसमें करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब नॉवल के बारे में ये चीज़ फेमस है कि पहले मैंने कहा कि एपिक पोएम्स होते थे जिसमें हम कहानियाँ लिखते थे हीरो की या किसी और बहादुरी के किस्से या कोई और चीज़। आजकल के ज़माने में 1992 में एक कैनेडियन राइटर ने एक एपिक पोएम लिखी है जो फेमस है। वैसे तो लोग लिखते हैं लेकिन जो फेमस है और चलती है और पढ़ी जाती है वो कम है। आजकल लोग नॉवेल्स लिखते हैं और इसको इसलिए कम लिखते हैं। अगर आपके पास कोई कहानी है तो एपिक पोएम में उसको लिखना, शायरी में उसको लिखना बहुत मुश्किल होता है। राइमिंग स्कीम, लाइंस, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, इसका ख्याल करते करते आप पागल हो जाएंगे। सही है? तो वो कहानी आप आसान अल्फाज में लिख दे, सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिख दे नॉवल की शक्ल में। तो इसलिए इसकी कमी 18वीं सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा कमी हो गई है इसकी। नॉवेल्स का आना शुरू हुआ, लोगों ने कहानियाँ, बड़ी बड़ी लंबी कहानियाँ इसमें लिखना शुरू कर दिए। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो हम साइंस जिसे कहते हैं। अब साइंस, फिज़िक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की, बायो की बात करते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ है, मलेरिया के बारे में है माला एरिया, या कोई और डिजीज़ है, बैक्टीरिया है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट वगैरह, इस पर अगर हम सेल पे बात करते हैं, वो क्या चीज़ है, उसको हम साइंटिफिक लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? और बहुत सारे लोगों का, क्रिटिक्स का मानना है कि ये भी लिटरेचर का एक हिस्सा है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप लिख रहे हैं और इसकी एक मीनिंग बनती है और वो ऑथेंटिक चीज़ है, तो इसलिए वो भी क्या है, वो भी लिटरेचर का एक टाइप है। सो लिटरेचर का मतलब जिस भी ज़ुबान में आप कोई चीज़ लिखते हुए पाते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं और आप उसे मीनिंग, रोमांस, कॉमेडी, आप हंसते हैं, ट्रेजेडी है उसमें, आप कुछ सबक उसे सीखते हैं, इसका मतलब है कि वो लिटरेचर है। क्लियर है? सर, ये जो दूसरा आपने सारा बयान किया, तो इसमें ये जो पोइट्री है, ये इंग्लिश पोइट्री ज़्यादा पुरानी है या ग्रीक? वो मैंने वर्ल्ड लिटरेचर की बात की, इधर हमने बात की ओवरऑल वर्ल्ड लिटरेचर की। वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब है दुनिया में जो सरवाइव करती है। ऐसा भी हो सकता है कि लाखों साल पहले शायरी हो किसी ज़ुबान में, लेकिन वो मौजूद नहीं है, तो हम दावा कैसे करेंगे? कोई तो रेफरेंस हो, कोई तो हवाला हो, कोई इस पे बुक हो। तो जो सरवाइव करती है, जो मौजूदा है, जो ज़िंदा है, जो लोग पढ़ सकते हैं, वो ग्रीक की शायरी है, यूनान वगैरह की। और आजकल सबसे ज़्यादा आगे कौन सी पोइट्री, कौन सी लैंग्वेज है? आजकल जो पढ़ी जाती है ज़्यादातर, वो जाहिर सी बात है इंग्लिश की है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो नॉवेल्स भी उसमें ज़्यादा है, लिटरेचर भी उसमें ज़्यादा है, सारी चीज़ें। शायरी जो है वो अरब की बहुत ज़्यादा मशहूर है, खूबसूरत है, और नॉवेल्स जो है वो रशिया के बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और मशहूर है। ड्रामास जो है वो इंग्लिश के। अगर आप शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ते हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव के पढ़ते हैं, बेन जॉनसन के पढ़ते हैं, या दूसरे जो प्ले राइट्स हैं, प्ले राइट्स का मतलब है ड्रामाटिस्ट, तो वो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप शेक्सपियर इसलिए फेमस है कि वो बहुत कॉमन राइटर है। अभी तक जो भी इंसान है, जहाँ भी वो ज़िंदगी गुजार रहा है, वो उसके साथ कनेक्ट करता है। आप मुझे तभी पसंद करेंगे ना एज अ राइटर, जब मेरी कहानी या मेरा नॉवल या मेरी शायरी आपके साथ कनेक्ट करती हो। आपकी ज़िंदगी में अगर आपने मोहब्बत की है और मैंने उस पर कोई नॉवल वगैरह लिखी है, तो वो आपके साथ रिलेट करते हैं। सो इससे कि यार ये सबका, जिस तरह उर्दू में गालिब हो कहा जाता है कि ये सबका राइटर है, सब जो भी वो लिखता है वो सबके साथ हुआ है कहीं ना कहीं। क्लियर है? ऐसी भी ज़बान है जिसकी पोइट्री वगैरह ना हो, या जिसमें ड्रामे वगैरह ना लिखे गए हो, या प्रोज़ तो होता है? वो लैंग्वेजेस तो हो सकते हैं, मुमकिन है कि हो, क्योंकि दुनिया में तो हज़ारों लैंग्वेजेस है। और इस तरह अगर कोई ज़ुबान है तो ये आपके जहन में हो कि वो ज़ुबानें रंगीन हो जाती है, हाँ, ख़त्म हो जाती है। आपने अगर किसी लैंग्वेज का लिटरेचर ख़त्म कर दिया या उसको जारी नहीं रखा, सो आप उस लैंग्वेज को ख़त्म कर रहे हैं। क्लियर?